Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we are going to discuss important MCQs with detailed explanation related to your CUET PG examination, and the course we are going to cover is the Food Engineering and Technology, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड आपके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है CUET PG एग्जामिनेशन 2025 के अंदर MTQ PO6 दे रखा है। तो इस कोर्स से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम MCQs के माध्यम से समझेंगे और डिटेल में उनके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ऑप्शंस की कि कहाँ से आपका रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर अब हम आगे बात करें तो CUET PG एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप है उसकी प्रिपरेशन के लिए फूड टेक ऑनलाइन ऐप ने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की मदद से आपको जो भी स्टडी मैटर चाहिए, जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, सारा मैटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसकी मदद से बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ में क्लियर कर सकते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगी। आपके जो भी टॉपिक है उन सबको कवर किया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, जो कि ऑल ओवर द इंडिया जो टॉप फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट बात करें टेस्ट सीरीज इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व कराए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। देन इंपॉर्टेंट MCQs वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसके अंदर भी आपके जो भी ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में अगर कोई रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी और लास्ट में ग्रुप डिस्कशन जिसके अंदर आप कभी भी अपने फ़ोन के ऊपर चैट के माध्यम से अपने टीचर्स से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप कभी भी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे और इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट रखी गई है। तो आप इस कोर्स की मदद से बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए या फिर इस कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए तो आप ज़रूर फूड टेक ऑनलाइन ऐप को विजिट कीजिए। वहाँ पे आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। So the first question is carbohydrates are also known as, options है hydrates of carbon, carbonates, glycolipids और polysaccharides। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन ड्राइव करना चाहे तो इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब होता है। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है कार्बो एंड हाइड्रेट्स, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, ये अधूरी है। क्योंकि क्या हुआ, जब शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी की गई साइंस में तो ये पता किया गया कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर पाया गया है कई सारी शुगर्स का, और उनके स्ट्रक्चर में तीन मेजर हमारे एलिमेंट या फिर तीन मेजर हमारे कंपाउंड मिले थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इन तीन एलिमेंट से मिलकर ही सारे कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिल रहे थे बने हुए। और इन तीनों का जब उन्होंने फॉर्मूला निकाला एक कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फॉर्मूला, तो वो हमारा बना था CnH2n एंड O की पावर n। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला उनको ड्राइव हुआ। लेकिन जब बाद में फर्दर स्टडीज हुई तो ये पता लगा कि इस फॉर्मूला को, इस केमिकल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने वाले और भी कई ऐसे कंपाउंड है जो कि इस फॉर्मूला को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जिसमें आता है हमारा एसिटिक एसिड ने इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दिया था, लैक्टिक एसिड ने भी इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दिया था। तो अब क्वेश्चन आया कि अब कार्बोहाइड्रेट को हम डिफरेंशिएट कैसे करें या उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी कैसे बनाएं। तो तब एक चीज और जोड़ी गई कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना उनमें ये तो होगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन होंगे, लेकिन उनके साथ में या तो एक एल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डेहाइड ग्रुप, ठीक है, या फिर एक उनके साथ में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप हमेशा उनके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से उन्हें बाद में नाम दिया गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस या फिर कीटोन। तो इस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कि एक ग्रुप, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि एल्डेहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप भी हमेशा उसमें साथ में प्रेजेंट हो। इन दोनों में से हमेशा एक ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो नाम देते हैं, एक तो देते हैं एल्डोसिस जिनमें एल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरा कह देते हैं कीटोसिस जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो।
तो ये हमारा मेन इससे आंसर शुरुआत में ही निकल गया था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। साथ में ये जो फॉर्मूला, इसमें एक चीज और थी कि जो नंबर ऑफ एन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 3 होगा या इक्वल्स टू 3 होगा। मतलब अगर 3 कार्बन से छोटा अगर कोई कंपाउंड है और वो उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट हम कंसीडर नहीं करेंगे। मिनिमम जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसका फॉर्मूला इस हिसाब से होगा C3H6O3। ठीक है, और यही एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था, इसलिए बाद में हमने ये डेफिनेशन इसमें जोड़ दी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाकी ऑप्शन देखें तो कार्बोनेट्स तो सीधा सा नहीं होगा। देन ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस में लिपिड से जो कंपाउंड मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पॉलीसेक्राइड एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर बहुत लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेक्राइड जुड़ती है और एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मतलब ऐसे कौन सी कार्बोहाइड्रेट की क्लास है जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। तो उससे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें हम 3 तरीके से मेजरली क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मेजर क्लासिफिकेशन जो कि नंबर ऑफ चेन ऑफ मोनोहाइड्रेट्स या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे होता है। उसमें आते हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड, और थर्ड हमारे पास आते हैं पॉलीसेक्राइड। अब हम सबको बताएं कि जो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट सिंपली जो एग्जिस्ट करता है वो मोनोसेक्राइड फॉर्म में करता है, यानी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यही जब मोनोसेक्राइड बाद में और मोनोसेक्राइड से जुड़ने लगता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन शुरू करने लगते हैं। एक तरह से ये मोनोमर है, और जब उससे ज्यादा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ने लगेंगे तो हमें ओलिगोसेक्राइड देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होगी। और अगर ये मोनोसेक्राइड यूनिट जो आपस में जुड़ रही है इनका नंबर 10 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 10 से ज्यादा 100 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, तो उस सबको हम रख देंगे पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में। और अगर इनका नंबर 2 है, 2 से 10 के बीच में भी, तो उसे हम डाइसेक्राइड कह देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है कार्बोहाइड्रेट की वो मोनोसेक्राइड होती है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो, ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अब जब भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे ना, तो जो रिएक्शन के थ्रू वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे उस रिएक्शन को तो हम कह देते हैं कंडेंसेशन, और जिस रिएक्शन के थ्रू उनका बॉन्ड टूटेगा उसको हम कह देते हैं हाइड्रोलाइसिस। मतलब जैसे 2 कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड है, ठीक है, मान लो एक ग्लूकोज है हमारे पास और दूसरा फ्रुक्टोज है, ये दोनों अलग अलग है। अब इन दोनों को आपस में जुड़कर एक डाइसेक्राइड बनाना है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और जब हमारे पास इन दोनों का डाइसेक्राइड मिलेगा, जो कि होता है हमारा क्या होता है, सुक्रोज। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट थी, ये जुड़ी तो हमारे पास आ गया सुक्रोज। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे कंडेंसेशन। वहीं हाइड्रोलाइसिस में उल्टा हो जाएगा, सुक्रोज था जो कि एक डाइसेक्राइड था, जब वो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, वाटर रिलीज होगा और इसके अंदर वाटर ऐड होगा। ये अब केमिकली कैसे होता है वो आपको समझ आ जाएगा कि जब भी 2 मोनोसेक्राइड टूटेंगे तो क्या करेंगे, अपना वाटर मॉलिक्यूल्स, एक का तो OH निकलेगा और एक का H निकलेगा मोनोसेक्राइड का, और ये दोनों आपस में मिलकर H2O बना देंगे, जो रिलीज हो जाएगा कंडेंसेशन में। वहीं हाइड्रोलाइसिस में जब इनका OH इस वाले ग्रुप को वापस दे देंगे और इस वाले को इसका H वापस दे देंगे हाइड्रोलाइसिस में, तो वो वापस में टूट के एक दूसरे को मतलब इंडिविजुअली स्टेबल कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे हाइड्रोलाइसिस। अब ये कह रहा है कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनको हम और ज्यादा हाइड्रोलाइसिस एक लिमिट के बाद कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन है डाइसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होकर हमें मोनोसेक्राइड मिल जाएगा, तो ये गलत है। पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलाइसिस होकर हमें ओलिगोसेक्राइड, बाद में डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड मिल जाएगा। ओलिगोसेक्राइड्स का भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, मतलब लॉन्ग चेन है ना ये, तो 2 से 10 है, 2 से 10 को तो आराम से तोड़ सकते हैं, जैसे डाइसेक्राइड को हमने तोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोसेक्राइड्स। नाउ विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसीडर्ड एज नॉन शुगर। मतलब इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम नॉन शुगर क्लास का मानते हैं, तो वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स के केस में क्या होता है, हम इसे नॉन शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो नॉन स्वीटनिंग होते हैं।
मतलब वो स्वीट टेस्ट नहीं देते हैं हमारे माउथ के अंदर, इस वजह से हम उन्हें नॉन शुगर कहते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो मीठा टेस्ट हमें देते हैं मुंह के अंदर, इस वजह से हम उन सबको जनरल टर्म जो कार्बोहाइड्रेट के लिए वैसे भी यूज करते हैं वो शुगर सी होती है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास सुक्रोज को लेके दो तीन चीजें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सुक्रोज हमारा बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज और जब बीटा डी फ्रुक्टोज आपस में जुड़ते हैं। अब देखो कौन कौन से मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ रही है, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ेगी तो सुक्रोज हमारा क्या हो जाएगा, एक डाई सेक्राइड। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ही ध्यान रखो कि जो सुक्रोज होता है वो इकलौता हमारा नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब ये क्या है, एक्सेप्शन है किसके बीच में, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड का रिडक्शन प्रॉपर्टीज को लेके। कैसे, दुनिया के जितने भी मोनोसेक्राइड है और डाइसेक्राइड है आज के टाइम में वो सब रिड्यूसिंग एक्शन शो करते हैं, मतलब उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है जो कि कई जो रिएजेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है, उनका रिडक्शन कर देता है एलिमेंट्स का। ठीक है, जबकि सुक्रोज जो है वो है तो डाइसेक्राइड, फिर भी ये उन केमिकल्स को रिड्यूस नहीं करता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है डाइसेक्राइड्स के अंदर जो कि नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारे करेंगे, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, उसके अलावा जो भी हमारे मैनोज हो गए, लैक्टोज हो गए, सब रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। लेकिन सुक्रोज अकेला क्या है, एक्सेप्शन है, जो कि है एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी आपसे कभी पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ऑप्शंस में दे दिया जाएगा सुक्रोज, आपको टिक करना है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी थी। एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी दो कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में हम सबको पता है कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चाहे कोई भी दो कार्बोहाइड्रेट या दो से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम कह देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये था सुक्रोज के बारे में। आप इनमें से ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस लैक्टोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। नेक्स्ट वन इज द मेन शुगर फाउंड इन हनीज। ऑप्शन है माल्टोज, ग्लूकोज, लेब्यूलोज और सुक्रोज। अब आप कहोगे कि हमने माल्टोज सुना है, ग्लूकोज सुना है, सुक्रोज भी सुना है, ये लेब्यूलोज क्या होता है? तो देखो लेब्यूलोज जो है वो दूसरा नाम है हमारे फ्रुक्टोज का। अब फ्रुक्टोज को लेब्यूलोज भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये हाईली लीवोरोटेटरी नेचर का होता है। अब लीवोरोटेटरी नेचर आप सबको पता होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर जब हम पढ़ते हैं तो हम दो तरह के आइसोमर देखते हैं। कौन कौन से? एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो, जिसको हम डी और एल से भी शो करते हैं। अब डेक्स्ट्रो क्या करता है, वो लाइट जो होती है जब उससे टकराती है तो उसे राइट साइड में मोड़ देता है। वहीं जो लीवो रोटेटरी हमारे होते हैं वो लाइट जब उन पे लगती है या फिर टकराती है तो उसे लेफ्ट साइड में मोड़ देते हैं। इस वजह से हम इन दोनों का क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिफरेंस करते हैं। तो जो फ्रुक्टोज होता है हमारा वो हाईली लीवो रोटेटरी नेचर का होता है, इस वजह से हम इसे लेब्यूलोज भी कहते हैं। और ये हमारा हनी का जो मेन शुगर है उनमें से एक होता है। हनी में और भी शुगर्स होते हैं लेकिन मेनली फाउंड किया जाने वाला हमारा ये लेब्यूलोज या फिर फ्रुक्टोज ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग जो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट पे हमें मिलता है नेचर के अंदर, वो होता है सुक्रोज। अब सुक्रोज जो है वो हमारे सबसे ज्यादा क्यों मिलता है नेचर के अंदर, इसका भी एक रीजन है। जब भी हमारे प्लांट्स जो स्पीशीज होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट उन्हें मिलता है एज अ एनर्जी सोर्स, वो हमारा होता है सुक्रोज। इस वजह से जितने भी प्लांट है उनके अंदर आपको सुक्रोज जो है वो हाई अमाउंट में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये मोस्ट एब्यूडेंट शुगर है पूरे नेचर के अंदर, या फिर सबसे कॉमनली मिलने वाला शुगर है पूरे नेचर के अंदर।
नाउ डैश इज द मोस्ट सॉल्युबल शुगर, ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। अब देखो जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे कौन से नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल नेचर के, यानी लगभग सभी के सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। खासकर जो भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं वो तो वाटर सॉल्युबल होते ही हैं, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन या तो मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड। और इनके अंदर भी जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती, मतलब जो कि वाटर के अंदर सबसे आसानी से डिसॉल्व होता है, वो हमारा होता है ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। बाकी लैक्टोज आपका एक डाइसेक्राइड है, फ्रुक्टोज आपका एक मोनोसेक्राइड है और सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड है, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आएगा विच शुगर इज फाउंड इन फ्रूट्स। अब देखो लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज। अब जो हमारा लैक्टोज है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है, वो हमारा मिल्क का है, इसलिए इसे हम मिल्क शुगर भी कह देते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज वैसे तो बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, बाकी ह्यूमन के अंदर या फिर अदर एनिमल्स के अंदर जो शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, या फिर जितने भी हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कंज्यूम करते हैं उनको मोनोसेक्राइड में जो ह्यूमन बॉडी तोड़ती है वो कौन सा फॉर्म होता है, ग्लूकोज का होता है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स में ज्यादा पाया जाने वाला शुगर कौन सा है, हमारा ग्लूकोज ही है। देन हम बात करें फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो शुगर है उसका नाम ही फ्रूट से डिवाइड है, इस वजह से इसका जो मेन सोर्स जो होते हैं वो फ्रूट होते हैं। तो फ्रूट्स के अंदर शुगर जिस फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज। अब मैंने जहां पे भी शुगर बोला है आप ऑटोमेटिकली वहां पे समझ जाना, मैं जब भी शुगर बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कार्बोहाइड्रेट को हम जनरली शुगर नाम से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रुक्टोज जो है वो मेनली फ्रूट से ड्राइव्ड होता है, इसलिए इसके नाम में आता है फ्रूट या फिर फ्रुक्टोज। देन हमारे पास आएगा माल्टोज। माल्टोज जो है हमें माल्ट से मिलता है, तो ये अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देन आएगा कार्बोहाइड्रेट इन मसल्स आर प्रेजेंट इन। अब मैंने आपको बताया कि जो मसल्स होती है ह्यूमंस की, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या फिर एनिमल्स की जो मसल्स होती है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होती है वो अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सी होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी मसल्स और अदर बॉडी पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए जब भी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर वीकनेस आ जाती है तो उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है अगर हमारी बॉडी में मान लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी क्या करेगी, जो भी हमने पॉलीसेक्राइड जैसे हमने सब्जी खाई है कोई भी, तो उसमें क्या था स्टार्च की फॉर्म में था, उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज में बाय द डाइजेशन प्रोसेस, जो कि हमने आपके कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अलग अलग जो हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन थे उनका डाइजेशन। तो उसमें क्या करेगी ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसे एटीपी में बाद में कन्वर्ट करके कंज्यूम कर लेगी बॉडी। वहीं अगर हमारी बॉडी में इनफ एनर्जी है, ठीक है, और उस बॉडी को अभी कोई भी वर्क एक्टिविटी के वक्त एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो उस एनर्जी को ये जो कार्बोहाइड्रेट इनको बॉडी स्टोर करेगी। और जो ग्लूकोज का बॉडी के अंदर स्टोरेज फॉर्म होता है हम सब जानते हैं क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, जब ग्लूकोज को बॉडी स्टोर करती है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है, और जब उसे नीड होती है, मान लो हमने फास्ट किया, तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज बना के बॉडी को एनर्जी दे देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज जो होते हैं ये दरअसल हमारे पार्ट होते हैं स्टार्च की चेन का। और स्टार्च क्या है, स्टार्च ह्यूमन के द्वारा डाइजेस्टेबल होता है, और ये क्या है, ये प्लांट्स में मेनली पाया जाता है। प्लांट्स में जो शुगर हम कंज्यूम करते हैं, जैसे आलू खाते हैं या फिर अलग वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनके अंदर जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट होता है, और स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है, इसको तोड़ के ही हम ग्लूकोज या फिर बाकी शुगर्स लेते हैं। कोलेजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्या है, ये भी एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ शुगर, ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज। अब मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको हम नॉन शुगर कहते हैं या फिर शुगर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके मेन प्रॉपर्टी जो स्वीटनिंग एजेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, ग्लूकोज क्या है, ये तो एक मोनोसेक्राइड है ना कि पॉलीसेक्राइड। दूसरा लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है। लेकिन जो सेल्यूलोज होता है वो हमारा एक पॉलीसेक्राइड होता है, और ये भी ध्यान रखना सेल्यूलोज जो होता है वो डाइटरी फाइबर होता है। अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ना कि एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ये दोनों ही चीजें नहीं हो पाती इनकी। अगर हम इन्हें खाएंगे तो ये ना ही डाइजेस्ट होंगे, लेकिन और ना ही ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या काम करेंगे,
आपने सुना तो होगा कि डाइटरी फाइबर खाने जरूरी है। डाइटरी फाइबर दरअसल हमारी बॉडी में जो एक तरह से क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। जब हम डाइटरी फाइबर खाएंगे, जैसे सेलुलोज वाले प्लांट्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है फाइबर की फॉर्म में, तो वो फाइबर जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब डाइजेस्ट तो नहीं होता, लेकिन जब वो हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है तो वहाँ पे जो भी हमारे हार्मफुल टॉक्सिन्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी कचरा है उसे रिमूव कर देगा, और हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक की जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे पूरा क्लीन करता हुआ बॉडी से एक्सक्रीटा की फॉर्म में बाहर निकलता है। इस वजह से डाइटरी फाइबर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेलुलोज क्या है? एक डाइटरी फाइबर है, पॉलीसेक्राइड है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट अ शुगर की कैटेगरी में आएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट आएगा, हाउ मच एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड टू द ह्यूमन बॉडी। तो ये एक सीधा डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितने अमाउंट की एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करता है। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और एग्जैक्टली तो ये होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, पर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप इसे भी करेक्ट करोगे। उसके अलावा जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो भी लगभग 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वहीं अगर फैट की बात करें तो वो इससे 3 फोल्ड, यानी जो फैट होते हैं वो हमारे 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में बात आती है कि जो हमारी प्राइमरी, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा ह्यूमन न्यूट्रिएंट है जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए, मतलब अगर बॉडी को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एनर्जी की तो यही जो है ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होकर बॉडी को एनर्जी देते हैं और एनर्जी देने का इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो वो भी हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होंगे वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस है। मतलब अगर हमारी बॉडी को बहुत लॉन्ग टर्म में एनर्जी चाहिए तब फैट हमारे डिसोसिएट होकर एनर्जी देंगे, और फैट के बाद भी अगर एनर्जी चाहिए तो मसल्स में जो हमारा प्रोटीन है वो बॉडी एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेगी। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो बॉडी किससे ड्राइव करेगी? कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट सारे खत्म हो गए बॉडी से, हम बहुत लंबे टाइम तक फास्ट कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो हमारा फैट बर्न होगा, यानी फैट का जो है वो मेटाबॉलिज्म होके बॉडी एनर्जी लेगी। मान लो एक टाइम आया जिसके ऊपर फैट भी सारा बर्न हो गया बॉडी के पास और कोई एनर्जी का सोर्स नहीं बचा, तो जो हमारी मसल्स में, आपको पता है प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसे बनाना, मसल्स और बाकी जो भी ऑर्गन्स है उनको, तो उनसे बॉडी प्रोटीन ड्राइव करेगी और एनर्जी लेगी। और वहां पे भी अगर हमारी प्रोटीन भी सारा बॉडी का खत्म हो जाता है तो इस केस में हमारी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। नाउ अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्ट शुगर। तो ऑप्शन है हमारे ए सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज। तो इसका वैसे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि इनवर्ट शुगर किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहा जाता है। अब बात आती है क्यों कहा जाता है। तो देखो, जो हमारा सुक्रोज होता है उसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोलाइसिस होने पे ग्लूकोज बनाएगा और दूसरा कौन सा बनाएगा? फ्रुक्टोज बनाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस भी हम समझ चुके हैं कि जब भी डाइसैकेराइड टूटेंगे तो मोनोसैकेराइड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। और ये हाइड्रोलाइसिस करने के लिए जो एंजाइम होता है प्रेजेंट वो होता है सुक्रेज, और इसी सुक्रेज को हम कह देते हैं इन्वर्टेज। अब आप सबको पता है कोई भी ह्यूमन न्यूट्रिशन का या फिर प्रिंसिपल जो ह्यूमन न्यूट्रिएंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनको बॉडी में अगर तोड़ना हो या फिर मैं सिंपल सा बोलूं मेटाबोलाइज करना हो, मतलब तोड़ना भी हो और बाद में इनको अगर इनकी केमिकल स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, वो दोनों एंजाइम्स की मदद से होता है। जो सुक्रोज को तोड़ेगा एंजाइम उसको हम सुक्रेज कहते हैं और इन्वर्टेज भी कहते हैं। हम इन्वर्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुक्रोज होता है हमारा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या फिर डी नेचर का होता है। अभी मैंने आपको बता दिया लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में फर्क क्या होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट को राइट साइड में मोड़ते हैं और लीवो रोटेटरी लेफ्ट में। ठीक है, जब ये टूटता है ना तो इसका जो फाइनल फ्रुक्टोज बनता है वो हमारा लीवो रोटेटरी नेचर का होता है या फिर एल नेचर का होता है। हालांकि जब फाइनल फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज हमें देखने को मिलती है उससे पहले एक प्रोडक्ट और बनता है इंटरमीडिएट, वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का फ्रुक्टो फ्यूरानोस, लेकिन वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है। वो उसका जब स्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा फर्दर तो हमें स्टेबल फॉर्म ऑफ जो फ्रुक्टोज देखने को मिलेगी वो फ्रुक्टो प्रायरानोज होती है जो लीवो रोटेटरी नेचर की होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो डी फॉर्म थी हमारे शुगर की या फिर कार्बोहाइड्रेट की डेक्स्ट्रो फॉर्म थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? लीवो फॉर्म में। और ये क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब उल्टा हो गया इन्वर्ट जो हमारा
ऑप्टिकल आइसोमर था। इस वजह से सुक्रोज को हम कहते हैं इनवर्ट शुगर, कि ये क्या करता है अपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या फिर जो लाइट को डायरेक्शन होती है मोड़ने की, उसको पूरी तरीके से उल्टा कर देता है। पहले ये किस में मोड़ रहा था, राइट डायरेक्शन में, बाद में लेफ्ट डायरेक्शन में जो इसका प्रोडक्ट होता है फ्रुक्टोज, वो मोड़ने लग जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, मतलब रिड्यूसिंग शुगर कौन से। अब रिड्यूसिंग शुगर मैंने आपको बताया था जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो कुछ रिएजेंट जिनमें हमारा फेलिंग रिएजेंट आता है, टॉलन रिएजेंट आता है, ठीक है, उनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था दूसरी बात कि जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो या तो मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ गया था, एक्सेप्शन तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। कौन सा एक्सेप्शन था, वो हमारा था सुक्रोज। अभी कुछ स्लाइड्स पहले ही देखा तो सुक्रोज तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। इथ्रुलोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन,
ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, और इथ्रुलोज भी हमारा रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता। और ग्लूकोज मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे कि जो भी हमारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, खासकर ये सारे हमारे कौन से नेचर के होंगे? रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ पॉलीसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड बाय, मैंने आपको बताया जब भी मोनोसेक्राइड जुड़कर डाइसेक्राइड बनाएंगे या पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, या जब भी दो कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेक्राइड है वो आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज बॉन्ड नहीं होगा। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमाइनो एसिड्स के बीच में, और जिसकी वजह से प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है, तो ये भी नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। Next one is starch consists of. Options are unbranched amylose, branched amylopectin, branched amylose, branched amylopectin, unbranched amylose, unbranched amylopectin, and none of the above. So the correct option is option number A. अब कैसे है वो समझते हैं। देखो स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है, और हमारी बॉडी में जो पॉलीसेक्राइड हम कंज्यूम करते हैं सबसे ज्यादा एज अ एनर्जी सोर्स, वो भी स्टार्च ही होता है। ये पॉलीसेक्राइड मिलकर किससे बना होता है? तो ग्लूकोज की बहुत ही लंबी चेन होती है। मैं आपको पॉलीसेक्राइड में बताया था, ये 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है। तो बहुत लंबी जब ग्लूकोज की चेन आपस में जुड़ती है मोनोसेक्राइड की, तो जो हमें पॉलीसेक्राइड देखने को मिलता है, स्टार्च देखने को मिलता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मेनली स्टार्च की फॉर्म से ही हम पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और बॉडी उसे बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अब जो स्टार्च होता है ना, उसकी जो चेन होती है लॉन्ग ग्लूकोज की, वो दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। एक तो होती है अमाइलोज, और दूसरी होती है ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं दो तीन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो स्टार्च बना हुआ होता है वो 15% तो हमारा अनब्रांच्ड अमाइलोज से बना हुआ होता है, और 85% जो होता है स्टार्च की चेन में वो ब्रांच अमाइलोपेक्टिन होता है। ये दोनों भी एक तरह की शुगर है, बस इनका नेचर थोड़ा अलग है। मतलब है तो स्टार्च चेन के ही पार्ट, मतलब स्टार्च दो मेजर पोर्शन में आप बांट सकते हो। स्टार्च की लॉन्ग जो मोनोसेक्राइड चेन को अमाइलोज और ब्रांच अमाइलोपेक्टिन। तो इसमें क्या होगा? 15% ये प्रेजेंट होगा स्टार्च के अंदर अनब्रांच अमाइलोज चेन, और 85% जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन चेन प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट देख लो, ये जो होती है ये वाटर सोल्यूबल नेचर की होती है, और यह वही जो अमाइलोपेक्टिन चेन का पोर्शन होता है हमारे स्टार्च के अंदर, वो वाटर इनसोल्यूबल नेचर का होता है। और तीसरा मेन डिफरेंस तो लिखा हुआ ही है, ये जो है ब्रांच्ड होती है, मतलब इसके अंदर से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हुई हमें दिखती है स्ट्रक्चर के अंदर, और वहीं ये अनब्रांच्ड होती है, मतलब लीनियर होती है, मतलब एक लाइन में सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो ये इन तीनों का मेन डिफरेंस है। मेनली आपसे सीधा ही पूछा जाएगा जो क्वेश्चन है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कौन सी कार्बोहाइड्रेट की चेन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा स्टार्च हो गया। ये तो मैंने एडिशनल आपको बता दिया कि वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल कितना परसेंट में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्वेश्चन यही आएगा कि जैसे जो दिया गया अनब्रांच्ड फॉर्म में अमाइलोज होता है और ब्रांच फॉर्म में अमाइलोपेक्टिन होता है। ये दो क्वेश्चन ही बनेंगे। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्विनोफ रिएजेंट। अब कैसे? देखो जो सेल्विनोफ रिएजेंट होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे एल्डोज ग्रुप और कीटोज ग्रुप कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है उनको सेपरेट करने में या उनको अलग अलग पता करने में हमारी मदद करता है। कैसे? एल्डोज कंटेनिंग ग्रुप तो हो गया ग्लूकोज, और कीटोज कंटेनिंग ग्रुप हो गया फ्रुक्टोज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले HCl ऐड करते हैं, जो कि हाइड्रोलाइसिस कर देता है हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, और खासकर फ्रुक्टोज का ये ज्यादा अच्छे से हाइड्रोलाइज करता है। और उसके बाद जब हम रेस्कोर्सिनोल सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करते हैं, ये याद रखना सेल्विनोफ टेस्ट के अंदर कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, रेस्कोर्सिनोल। और ये नाम आपको मेरे को लगता है याद आ रहा होगा, जब हमने लाइव सेशन में अडल्ट्रेंट्स इन मिल्क पढ़ा था तब देखा था कि जो हमारा सुक्रोज हम ऐड करते हैं मिल्क के अंदर एज अ अडल्ट्रेटिव या फिर एज अ अडल्ट्रेंट, तो हम रेस्कोर्सिनोल सॉल्यूशन की मदद से डिटेक्ट करते हैं। तो उधर जो प्रिंसिपल लग रहा था वही प्रिंसिपल यहाँ लग रहा है कि ये जो रेस्कोर्सिनोल है ये फ्रुक्टोज से ज्यादा साथ में ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा और हमारा रेड कलर शो कर देगा। तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल था कि जो सेल्विनोफ रिएजेंट है वो यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि एल्डोज और कीटोज में डिफरेंस कर देता है।
बेनेडिक्स जो रिएजेंट है इसका इस्तेमाल हम नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर के डिफरेंस के लिए करते हैं, और इसकी मदद से हम पता करते हैं ये शुगर रिड्यूसिंग नेचर की है या नॉन रिड्यूसिंग नेचर की है। फैलिंग सॉल्यूशन भी सेम वर्क के लिए यूज होता है। वहीं जो बारफोर्ड रिएजेंट होता है या बारफोर्ड जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारा ग्लूकोज के डिटेक्शन में या मोनोसेक्राइड्स जिसे मैं कहूँ सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के डिटेक्शन में काम आता है कि इसके अंदर मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं करता है कि एल्डोज और कीटोज के बीच में, बस इससे पता लग जाता है मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है या नहीं, और मोनोसेक्राइड्स में भी खासकर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं हो। ग्लूकोज के डिटेक्शन में हम बारफोर्ड रिएजेंट यूज करते हैं। The next question is the constituent unit of inulin is, मतलब इन्यूलिन जो होता है वो गिवन में से कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इन्यूलिन के बारे में। इन्यूलिन दरअसल एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, एक पॉलीसेक्राइड है। दूसरा इन्यूलिन हमारा जो है वो एक तरह से डाइटरी फाइबर भी है। डाइटरी फाइबर, अब डाइटरी फाइबर मैंने आपको बता दिया ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा, लेकिन हमारी बॉडी में एज अ क्लीनिंग एजेंट वर्क करेगा। तीसरा, इन्यूलिन बहुत यूज किया जाता है किडनी में जो हम जीएफआर फाउंड करते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर जो जीएफआर आप फाउंड करते हो, जीएफआर क्या है, एक तरह से रेट है कि किडनी कितना फिल्ट्रेशन कर रही है। फिल्ट्रेशन रेट को जो हम पता करते हैं किडनी के अंदर, उसके लिए हमें इन्यूलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन इसका ये मेजर फंक्शन हो गया किडनी में जीएफआर पता करने के लिए। ये एक डाइटरी फाइबर है, मतलब बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा ना ही एब्जॉर्ब होगा, लेकिन बॉडी के जो पार्ट्स है उनकी क्लीनिंग कर देगा। तीसरा, ये एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है तो किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्राइमरली या फिर मेनली जो होता है इन्यूलिन वो फ्रुक्टोज से मिलकर ही बना हुआ होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो बहुत लंबी जो है फ्रुक्टोज की चेन होगी, और लास्ट वाला जो मोनोसेक्राइड यूनिट होगा, मतलब पूरी चेन का जो लास्ट वाला मोनोसेक्राइड होगा सिर्फ वो हमारा ग्लूकोज होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो मेनली तो इसमें जो चेन होती है वो सारी किससे मिलकर बनी हुई होती है, फ्रुक्टोज से। और ये जब हाइड्रोलाइज होगा यानी टूटेगा तो भी हमें मेनली जो देखने को मिलेगा इसका प्रोडक्ट वो फ्रुक्टोज ही होगा। बाकी ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, और ये इसकी जो पॉलीमर यूनिट या पॉलीसेक्राइड जो ग्लूकोज से बनता है वो स्टार्च होता है। मैनोज जो है ये भी एक तरह का हेक्सोज या फिर हेक्सोज मोनोसेक्राइड है, यानी 6 कार्बन कंटेन करने वाला मोनोसेक्राइड है। और ग्लैक्टोज जो है वो भी हमारा एक क्या है, मोनोसेक्राइड है। ये ग्लूकोज से जुड़कर हमारा लैक्टोज बनाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज। आगे बढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड फिनोल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड फिनोल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। ये हमने पहले क्वेश्चन में जो डिस्कस किया था वही हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी आ गया है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बहुत सारे जब हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रेट ऑफ कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी हमारा कंपाउंड बनता है जिसमें एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप हमेशा प्रेजेंट होना जरूरी है, उसी को हम कह देंगे कार्बोहाइड्रेट। So after this last question, I will again strongly recommend you all to please visit the Food Tech online app. You will find it beneficial for yourself definitely. यहाँ पे जितने भी ये एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। साथ में इसमें बहुत सारे फ्री MCQs भी मिलेंगे, और कुछ नहीं तो आप उन MCQs को प्रैक्टिस करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो और कुछ नया सीख सकते हो। तो इसका ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड again join our app which is link in the description. This is mentioned. So this is about today. I hope this session will be helpful for you. आज हमने 20 क्वेश्चंस लगाए कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, और मेनली हमने उनके कॉन्सेप्ट्स देखे कि किस कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीज कब हो रही है। क्योंकि जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती कि इन्वर्ट शुगर कौन सा है। अब आपको पता है इन्वर्ट शुगर सुक्रोज है और क्यों है ये भी पता है। तो I hope this session will be helpful for you, and we will meet again in another session.